चलिए, आई होप कि सभी लोगों को अच्छी तरीके से मेरी आवाज आ रही है। एक बार कंफर्म कर दीजिए ऑल ओके है, ताकि मैं अभी सेशन को स्टार्ट कर सकूं। यस, चलिए ग्रेट, थैंक यू सो मच। चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं, और आज का जो टॉपिक हमारे पास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स। ठीक है, अभी तक जितना भी कोडिंग अभी तक हमने जो देखा है, ये सभी कोडिंग हमने कहाँ पे लिखा है? क्लास, एक ही क्लास क्रिएट करते थे, हमारे पास मेन मेथड होता है और इसी के अंदर में कोडिंग क्या करते हैं। लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर अलग अलग क्लासेस बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे और उसको किस तरीके से एक्सेस करेंगे, उसके बारे में काफी डिटेल में हम लोग आज यहाँ पे एक्सेस हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी देखिए क्लास मैक है यहाँ पे, और मैंने आपको इसके बारे में एक बार मैंने बताया भी था, जब स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को पब्लिक स्टैटिक वॉइडमेंट के बारे में जब बता रहा था, उस वक्त मैंने आपको बताया था। लेकिन मैं फिर से यहाँ पे एक चीज बताने की कोशिश करूंगा कि जैसे अभी हमारे पास क्लास का नाम मैक है, और ये हमारे पास जो है ये हमारा मेन मेथड है। तो अब बात करते हैं क्या कि अगर इसके अलावा हम कोई भी क्लासेस बनाना चाहें तो हम किस तरीके से क्लास हम क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली आपको करना क्या है, फाइल पे जाना है, न्यू बटन पे क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे क्लास क्रिएट करना है। क्लास का नाम आप अपने अकॉर्डिंग जो भी देना चाहें आप यहाँ पे दे सकते हैं। सपोज क्लास का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया ए। ठीक है, क्लास का नाम दे दिया ए, और कोई भी मेथड जो होता है क्लास के अंदर, जो मेथड हम लिखते हैं, वो मेथड लिखने का तरीका क्या होता है? पहले पब्लिक लिखते हैं। पब्लिक क्या होता है? ये एक्सेस मॉडिफायर होता है। मैंने काफी डिटेल में जब मेन मेथड को जब एक्सप्लेन कर रहा था, वहां पे काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो पब्लिक लिखते हैं, और फिर यहाँ पे वॉइड लिखते हैं। वॉइड के बारे में भी मैंने बताया था, ये कुछ रिटर्न नहीं करता है। और मेथड का नाम आप जो भी देना चाहें आप दे सकते हैं। ये जस्ट एक यूजर डिफाइंड हमने एक मेथड यहाँ पे बनाया, और यहाँ पे हमने ब्रैकेट साइन इंडिकेट करता है कि ये हेलो जो है एक मेथड है। और मेथड लिखने से पहले मेथड का जो भी आप नाम देना चाहे आप अपने अकॉर्डिंग आप नाम दे सकते हैं। इसको हम यूजर डिफाइंड मेथड हम कहते हैं। और वॉइड इसका रिटर्न टाइप है, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है। अब अगर ये मेथड कॉल होता है तो ये कुछ ना कुछ प्रिंट करने का, मैं कुछ इस तरीके से एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ। क्या? सिस्टम डॉट आउट के अंदर में हमने मैसेज प्रिंट कर दिया, हेलो आई एम इन क्लास ए, कुछ इस तरीके से एक मैसेज को प्रिंट कर दिया। अब अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो हम सेव करेंगे कैसे? फाइल पे जाएंगे और सेव बटन पे क्लिक किया, और इसको सेम उसी लोकेशन पे सेव कर रहा हूँ जहां पे मेरा पहले वाला जो फाइल था, सेम वही वर्कशॉप में मैं सेव कर रहा हूँ। इसका नाम हम क्या देंगे? जो क्लास का नाम होता है वही फाइल का नाम देना है। तो क्लास का नाम क्या है? ए, और यहाँ पे एक्सटेंशन डॉट जावा देना है, और सेव बटन पे हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ये फाइल मेरा यहाँ पे सेव हो चुका है, और यहाँ पे अभी कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगा किसी लोगों को समझने में, एकदम क्लियर है। लेकिन अब ये प्रोग्राम जो है ये आउटपुट आएगा। अगर इस प्रोग्राम को कंपाइल किया जा सकता है, रन किया जा सकता है, आप लोगों का क्या कहना है? प्लीज रिस्पॉन्ड जरूर कीजिए। क्या हो सकता है कि अगर मैं क्लास ए को मैं कंपाइल करना चाहूंगा तो कंपाइल होगा और रन होगा, तो ये आउटपुट मुझे मिलेगा? क्या लग रहा है आप लोग को? प्लीज रिस्पॉन्ड जरूर कीजिए, क्या हो सकता है? यस, बिल्कुल, कुछ कुछ लोग बता रहे हैं कंपाइल होगा, रन नहीं होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है, चलिए तो ये चीज क्लियर है सभी लोगों को कि देखिए, अगर किसी भी फाइल को, बहुत सारे लोगों का अभी भी कंफ्यूजन ये है कि जिसके पास मेन मेथड नहीं होता है उसको हम कंपाइल नहीं कर सकते हैं। अभी भी बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है। लेकिन मैं यहाँ पे ये चीज क्लियर करना चाहूंगा क्या, कि मेन मेथड अगर, जैसे क्लास ए के पास मेन मेथड तो है नहीं, क्योंकि ये तो हमने खुद का मेथड बना दिया है। तो अगर ये मेथड अगर मैंने खुद का बनाया है तो इस प्रोग्राम को कंपाइल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। कंपाइलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, रन करने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर आप दे रहे हैं, कुछ कुछ लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि पब्लिक वाइड हेलो जो है एक यूजर डिफाइंड मेथड है। इसके पास मेन मेथड नहीं है, लेकिन मेन मेथड नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि यू कैन नॉट कंपाइल दिस पर्टिकुलर फाइल। यस, डेफिनेटली वी कैन कंपाइल द फाइल विदाउट मेन मेथड। मेन मेथड नहीं भी है फिर भी आप कर सकते हैं। तो मैं आपको इसको कंपाइल करके आपको दिखाऊंगा कि इसका डॉट क्लास फाइल बनता है कि नहीं बनता है। तो ये जो मेरा लोकेशन है, ये मेरा लोकेशन है जहां पे मैंने फाइल को सेव किया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे इसको देख पाएंगे कि ए अभी जो मैंने क्रिएट किया और एक मैक हमने क्रिएट किया हुआ था। ठीक है, मैं इसको कंपाइल करता हूँ। कंपाइल में किसे कर रहा हूँ? हमें कंपाइल करना है ए को, हम देखते हैं कंपाइल करके जावा सी ए डॉट जावा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि कोई प्रॉब्लम भी नहीं आया है और ए डॉट क्लास फाइल बन चुका है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और इंटरव्यू में भी आपसे ये चीज पूछा जाता है कि मेन मेथड अगर नहीं हो, अगर उसे कंपाइल किया जाए तो कंपाइल होगा क्या? बिल्कुल सब कुछ ठीक है तो बिल्कुल कंपाइल होगा, और वहां पे बाइट कोड आपके लिए बना के देता है। लेकिन अब जब आप रन करेंगे जावा ए, उस वक्त आपको यहाँ पे एंटर करने के बाद आप देखोगे एरर आपको दिखा रहा है क्या, कि मेन मेथड नॉट फाउंड। आपको इस तरीके
तरीके से बता रहा है कि प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, आपको ये डालना पड़ेगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मैंने आपको जब मेन मेथड के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था फर्स्ट या सेकंड क्लास में, तो आप लोगों को याद होगा मैंने आपको बताया था कि जेवीएम जो है हमेशा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को सर्च करता है। और अभी जो मेरे पास जो मैंने जो क्लास क्रिएट किया हुआ है इसमें तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन तो है ही नहीं, तो मेन मेथड जो है यहाँ पे मिल नहीं रहा है जेवीएम को, तो आउटपुट हमें नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि जेवीएम ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपके प्रोजेक्ट जो भी आप मेन मेथड को कॉल करना है तो कौन कॉल करता है? जेवीएम, और उसके बाद ही आंसर आपको मिलता है। तो यहाँ पे हमें ये प्रिंट नहीं किया, तो लेकिन मुझे आउटपुट ये चाहिए, तो हमें क्या करना होगा? हमें मैक क्लास से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि मैक क्लास के पास जो है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखा है, पहले ऊपर का पार्ट सब निकाल दें हम। चलिए ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे मैक है, तो मैक क्लास के पास हमारे पास मेन मेथड है। अब मेरा टारगेट है कि इस मैक से एक क्लास को एक्सेस करना। तो किसी भी एक क्लास से दूसरे क्लास को एक्सेस करना होता है तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना होता है, और इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है? ये डिस्कस किए हैं कि नहीं किए हैं? कैसे ऑब्जेक्ट बनाना है मैं बता चुका हूँ। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? ऑब्जेक्ट बनाना है। कैसे? ए क्लास के ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? ए ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल्स टू न्यू ए, ये सिंटैक्स होता है। यानी ए क्लास का नाम ऑब्जेक्ट का नाम ए ओ, न्यू से ऑब्जेक्ट बनता है या मेमोरी एलोकेट होता है, और ये कंस्ट्रक्टर का इसको बोलते हैं, ये कंस्ट्रक्टर है। बट कंस्ट्रक्टर के बारे में हम उस कंसेप्ट में ही आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये एक सिंटैक्स है टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। जैसे ऑब्जेक्ट बन चुका है, अब ऑब्जेक्ट में डॉट ऑपरेटर यूज करते हुए हम उस क्लास के यानी ए क्लास के मेथड को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे हमने यहाँ पे हेलो को कॉल करेंगे, अब आपको कंपाइल किसको करना है? मैक को करना है, और रन भी इसी को करना है। मैं वापस से उस लोकेशन पे आता हूँ, और पहले से जो हमारे पास डॉट क्लास फाइल जो पहले बना था, उस डॉट क्लास फाइल को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अभी हमारे पास दोनों जावा का सोर्स फाइल है। अब यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट भी ओपन कर लेते हैं, और कंपाइल में किसको कर रहा हूँ? जिसके पास मेन है, यानी मैक डॉट जावा को कंपाइल करता हूँ। और जैसे इस फाइल को आप कंपाइल करेंगे, जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड से, तो यहाँ पे दो डॉट क्लास फाइल बनेगा, एक ए के लिए बनेगा और एक मैक के लिए बनेगा। ए के लिए क्यों बनेगा? क्योंकि ए का इंफॉर्मेशन मैंने बी के सॉरी मैक क्लास के अंदर ही दिया हुआ है, राइट? इसलिए क्योंकि मैक क्लास के अंदर ही मैं ए क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था। जैसे मैं एंटर करूंगा, आप यहाँ पे देखेंगे क्या कि यहाँ पे ए डॉट क्लास फाइल भी बन चुका है और मैक डॉट क्लास फाइल भी बन चुका है, यानी दोनों का आपको बाइट कोड यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। और आपको रन करना है। रन भी किसे करेंगे? हम मैक को ही रन करेंगे, ए को नहीं रन करेंगे। ठीक है, अब जैसे एंटर करेंगे आप देखो, हेलो आई एम इन क्लास ए, मैंने कंपाइल किया मैक को, रन किया मैक को, आउटपुट हमारा आ रहा है क्लास ए का आंसर आ रहा है। तो ये इस तरीके से एक क्लास से हम दूसरे क्लास को एक्सेस हम कर सकते हैं। आई होप कि कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट था, और ये कंसेप्ट मैंने पहले भी आपको बताया था। अच्छा, इसको हम सेम फाइल में भी रख सकते हैं, जैसे अभी यहाँ पे अलग था, तो अब मैंने यहाँ पे क्या रखा, सेम फाइल यहाँ पे भी अगर हम रखें तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। जैसे क्लास ए यहाँ पे है, मैक यहाँ पे है। तो बहुत सारे लोगों में आप लोगों में कंफ्यूजन ये होता है कि मैंने तो ये बताया कि क्लास का जो नाम होना चाहिए वही फाइल का नाम होना चाहिए। तो यहाँ पे दो दो क्लास है, क्लास ए भी है और क्लास मैक भी है, तो किसके नाम से सेव करना चाहिए? तो जिसके पास मेन मेथड हो। ठीक है, यानी जिस क्लास के पास मेन मेथड होगा उसी के नाम से फाइल का नाम सेव करना है। यहाँ पे देखोगे मैक डॉट जावा ही मैंने रखा है, ए डॉट जावा मैंने नहीं रखा है। और फिर इसको भी मैं कंपाइल करके अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगा, और रन करेंगे बिल्कुल सही तरीके से आंसर आपको दिखाएगा, हेलो आई एम इन क्लास ए। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा कि एक क्लास है और मल्टीपल क्लासेस अगर आप बनाते हो तो उसको हम किस तरीके से एक्सेस हम कर सकते हैं। ये मैंने आपके लिए सेव कर दिया, ये फर्स्ट प्रोग्राम हमारा हो चुका है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को। अब बात करते हैं क्या, अगर हमारे पास अभी जो हमने मेथड बनाया है यहाँ पे, इस मेथड में ब्रैकेट साइन जो मैंने लिखा है इसके अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं, इसको हम कहते हैं पैरामीटर। और जो यहाँ पे पैरामीटर है वो ब्लैंक पैरामीटर है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे ऐसे वेरिएबल आप डिक्लेयर कर सकते हो आप। ठीक है, इंटीजर एक्स कॉमा इंटीजर वाई। इस बात पे ध्यान देना है कि नॉर्मली जब वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो तो ऐसे कर सकते थे, है ना, इंटीजर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। लेकिन ये कब करते हैं? जब आप यहाँ पे आप करते हो तो, है ना, कुछ इस तरीके से करते हैं तो। लेकिन ये कहाँ पे हो रहा है? किसी भी मेथड के अंदर पैरामीटर में अगर आप करते हो तो वहां पे इंडिविजुअल डिक्लेरेशन होगा, इंटीजर एक्स कॉमा इंटीजर वाई, कुछ इस तरीके से आपको डिक्लेयर करना है। आई होप कि कंसेप्ट समझ में आया होगा कि आप लोकल वेरिएबल जब डिक्लेयर करते हो या इंस्टेंस वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करते हो तो यहाँ पे भी आप किस तरीके से रखते हो, इंटीजर एक्स कॉमा वाई ऐसे कर सकते हो आप यहाँ पे अगर मेथड के अंदर आप डिक्लेयर करते हो ये भी आप कर सकते हो, आप बिल्कुल कॉमन डिक्लेरेशन यहाँ पे आप कर सकते हो। लेकिन जब भी आप किसी मेथड के अंदर जो पैरामीटर में आप रखते हो तो वहां पे इंडिविजुअल सेपरेट डिक्लेरेशन करना होगा, इंट एक्स कॉमा इंट वाई।
आई होप कि आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए कि मैंने जो अभी आपको बताया कि किसी भी मेथड के अंदर जो वेरिएबल का डिक्लेरेशन कैसे करना है, क्लियर है? यस और नो प्लीज प्लीज मुझे कंफर्म जरूर कीजिए। चलिए ठीक है, क्लियर है। अब ये दो वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया है। अब इसका यूज अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे इंटीजर जेड एक वेरिएबल रखा, एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया जेड, जेड इक्वल टू मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्स प्लस वाई, यानी दोनों को मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पे जो भी था एक्स वाई दोनों को एडिशन करके हमने जेड में हमने यहाँ पे स्टोर हमने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, अब स्टोर करने के बाद अगर हम बात करते हैं क्या, कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या, कि अगर आप यहाँ पे z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई मैंने यहाँ पे यूज किया है, अब आपको प्रिंट करना है किसको, आपको प्रिंट करना है z को। मैंने आपको क्या करना है यहाँ पे, आपको क्या करना है, प्रिंट कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे, सम इज प्लस जेड। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि हेलो मेथड अगर कॉल होता है तो मैंने दो पैरामीटर डिक्लेयर किया, इंटीजर एक्स कॉमा इंटीजर वाई, दोनों को ऐड किया, जेड में स्टोर किया और जेड को प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब ये मेथड को कॉल करना पड़ेगा, कॉल मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट भी हमने क्रिएट किया हुआ है और यहाँ से एओ से हेलो को हम कॉल भी कर रहे हैं। लेकिन अब इस बात पे आपको ध्यान देना है कि इफ यू आर कॉलिंग दिस पर्टिकुलर मेथड यू हैव टू फोकस ऑन द पैरामीटर, कि इफ राइट नाउ हियर वी हैव टू पैरामीटर्स, मतलब यहाँ पे हमारे पास दो पैरामीटर है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको वैल्यू पास करना होगा। मतलब अगर ये एम्प्टी था उससे पहले, इट वाज एम्प्टी, तो उस वक्त हम लोग यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा था हमने कॉल करते वक्त। लेकिन अभी हमारे पास दो पैरामीटर यहाँ से है तो मुझे यहाँ से दो वैल्यू पास करना होगा, और डेटा टाइप के अकॉर्डिंग आप वैल्यू पास कर दो। यहाँ पे अगर इंटीजर में है तो यहाँ पे इंटीजर में वैल्यू पास किया, और ये जो 10 कॉमा से सेपरेट करना है 10 कॉमा 20, तो 10 किसको असाइन हो जाएगा, एक्स में असाइन हो जाएगा, 20 वाई में असाइन हो जाएगा, और इसके अंदर जो भी कैलकुलेशंस है उस कैलकुलेशंस को परफॉर्म करेगा, और फिर आपको आंसर प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे आंसर आपको दिखेगा। क्लियर होगा? यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए मुझे, यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है? अब अगर इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करके आपको दिखाऊं, यहाँ पे आप देखेंगे कि कंपाइल किया और रन किया, आपको आंसर यहाँ पे दिखा रहा है सम इज 30, राइट? तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से आपने इस चीज को आपने परफॉर्म किया कि कैलकुलेशन किसी और क्लास में हो रहा था और वैल्यू आपने किसी और क्लास से आपने पास किया है। कोई डाउट नहीं, ऑल क्लियर है? किसी को भी थोड़ा भी डाउट होगा जरूर पूछिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि एक क्लास से दूसरे क्लास को कैसे एक्सेस किया जा सकता है, किसी मेथड को कॉल करते वक्त आपको किस बात पे आपको ध्यान देना है, ये भी समझना है कि अगर पैरामीटर में अगर दो पैरामीटर है तो दो वैल्यू देना होगा, अगर एक होता तो एक वैल्यू देते, अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता तो यहाँ से भी एम्प्टी आपको पास करना पड़ता। ठीक है, चलिए ये चीज समझ में आ चुका है, मैं आपके लिए इसको सेव भी कर लेता हूं। और अब मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि हम सेम ऑपरेशन जो मैंने प्लस अभी जो किया है ना, 10 प्लस 20 को जो ऐड किया है, इसको मैं यहाँ पे भी तो कर सकते थे। अब सिंपल सा कैलकुलेशन करने के लिए मैं एक सेपरेट क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, मेथड बना रहा हूँ, फिर इसको एक्सेस करने के लिए फिर ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, और फिर ऑब्जेक्ट में इतना लेंदी प्रोसेस में क्यों कर रहा हूँ? यस, कहीं पे भी आप मेन मेथड लिख सकते हैं, लेकिन जहां से मेन मेथड होगा वहीं से बाकी को आपको एक्सेस करना पड़ेगा, राइट? देखिए यहाँ पे इंट जेड यहाँ पे डिक्लेयर नहीं होगा, इंट जेड डिक्लेयर क्यों नहीं है, यहाँ पे इंटीजर जेड लिखा है ना मैंने, ये लोकल वेरिएबल है हमारा, ये लोकल वेरिएबल है, ये पैरामीटर है। ठीक है, तो डिक्लेरेशन हमने यहाँ पे किया हुआ है, इसका डिक्लेरेशन यहाँ पे करने का मतलब तीन वैल्यू मुझे यहाँ पे पास करना होता, अगर यहाँ पे मैं इंट जेड अगर मैं लिखता हूँ, इसका मतलब यहाँ से आपको तीन वैल्यू पास करना होता, और फिर तीनों का अगर एडिशन करना होता तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आपको चाहिए होता है, राइट? तो इसलिए मैंने यहाँ पे फिलहाल दो ही मैंने दोनों को कैलकुलेशन करना था, डिक्लेरेशन तो मैंने किया हुआ है इंट जेड, अभी जो किनका क्वेश्चन था, आई होप कि उनको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे इंट जेड जो है ये डिक्लेरेशन किया हुआ है ना। यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए मुझे, डिक्लेरेशन तो किया हुआ है मैंने, बिना डिक्लेरेशन के थोड़ी ना आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन मैंने किया हुआ, ये हमारा लोकल वेरिएबल है, और यहाँ पे पैरामीटर में जो वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ था दोनों को ऐड करके मैंने जेड में स्टोर कर दिया, और जेड हमारा डिक्लेयर्ड वेरिएबल है और लोकल वेरिएबल है, उसको मैं यहाँ पे प्रिंट भी कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये तो हो गया, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि हम ऐसा क्यों करते हैं? अगर सिंपल सा कैलकुलेशन करना हो तो हम मेन मेथड में ही कर सकते थे ना, अलग से क्यों हम क्लास बनाए, मेथड बनाए, फिर ऑब्जेक्ट बनाए, फिर उसको कॉल करें, ऐसा क्यों हम कर रहे हैं? मेरा क्वेश्चन ये है, कोई आंसर बताएगा? मेरा क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आया, यस और नो? मैं जो पूछने की कोशिश कर रहा हूँ आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा।
मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर सिंपल सा एडिशन ही करना था तो हम सिंपल सा मेन मेथड में पहले भी मैंने आपको कितनी बार करके दिखाया है, बहुत सारे कैलकुलेशंस एरे वगैरह सब कुछ तो मैं इसी में कर दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों हम कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे आपको सिंपली बताना है कि अगर आप इस तरीके से अगर यूज करते हैं तो आपका कोडिंग बहुत आसान होता है। कैसे, यहाँ पे आप एक मेथड आपने बनाया है और इस मेथड को आप जितनी बार चाहो उतनी बार कॉल कर सकते हो। कैसे, अभी देखो मैंने एक बार कॉल किया ना, ऑब्जेक्ट का नाम और हेलो मेथड को कॉल किया, मैंने एक बार और कॉल कर दिया, मैंने एक बार और कॉल कर दिया। अब जितनी बार चाहोगे उतनी बार इस मेथड को कॉल कर सकते हो आप। आई होप कि आप समझ में आया होगा आपको। ठीक है, और यहाँ पे मान लो मैंने अलग अलग वैल्यू पास कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले ये कॉल होगा और ये वैल्यू जाएगा 104 एंड 20, ये ऊपर जाएगा और इसका एडिशन होके क्लियर हो जाएगा। फिर दूसरा वैल्यू जो आपने दिया दूसरी टाइम फिर से कॉल कर रहे हो, ये दूसरा जो वैल्यू था 101 एंड 20, फिर ये वैल्यू ऊपर जाएगा, फिर उसका एडिशन होगा। और इस तरीके से आप 4 टाइम्स में कॉल कर रहा हूँ, आप 4 टाइम्स नहीं 4000 टाइम कॉल कर सकते हो। जितनी बार आपको कॉल करना है उतनी बार कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आप आई होप कि अभी आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा कि आप कोई भी क्लास अलग क्लासेस बनाते हो, मेथड क्यों बनाते हैं, यानी उस मेथड को जितनी बार चाहें उतनी बार कॉल कर सकते हैं। आप देखो यहाँ पे आउटपुट किस तरीके से आ रहा है। अगर सेम कैलकुलेशंस को करने के लिए अगर आप इस तरीके से अगर यूज नहीं करते तो आप समझो कि अगर ये जो चार मैंने अभी जो 4 बार जो मैंने कॉल किया है, कितना वेरिएबल कितना लगता आप बताओ मुझे। यहाँ पे 2 लगता, 4, 6, 8, टोटल 8 वेरिएबल्स तो लगता। फिर इसको कैलकुलेशन करके किसी में स्टोर करो फिर प्रिंट कराओ, फिर दोनों को ऐड करो फिर स्टोर कराओ प्रिंट कराओ, कितना लेंथी होता है कैलकुलेशन। समझ में आ रहा है, यस नो प्लीज कंफर्म कीजिए कि क्या एडवांटेज है, ये चीज समझ में आया आप लोगों को कि आप यहाँ पे। यस, आगे तो इनहेरिटेंस बहुत आगे का पार्ट है, लेकिन फिलहाल अभी जो बता रहा हूँ ये चीज समझ में आ रहा है कि हम किसी भी क्लास के अंदर अगर खुद का यूजर डिफाइंड मेथड बनाते हैं तो इस मेथड को आप जितनी बार चाहो उतनी बार आप यूज कर सकते हो, उतनी बार आप कॉल कर सकते हो। ये मेन पॉइंट है, क्लियर है। और अलग अलग वैल्यू से आप जितनी बार चाहो उतनी बार आप कॉल कर सकते हो। अच्छा, आपने एक बार ऑब्जेक्ट बना लिया तो बार बार ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही ऑब्जेक्ट से हम जितनी बार चाहें उतनी बार हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये भी मैं आपके लिए यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अच्छा, तो एक क्लास के अंदर एक मेथड हमने बनाया, हम मल्टीपल मेथड बना सकते हैं। जैसे मैंने इसी को कॉपी कर लिया, मैंने दूसरा तीसरा 3 मेथड हमने बना दिया। नाम पहले तो मैं अलग अलग नाम रखता हूँ, hello1 hello2 hello3 नाम दे दिया, hello1 hello2 hello3। मान लो कि hello1 आपको प्लस दे रहा है, ठीक है। hello2 में हमने कर दिया है माइनस, hello2 में हमने कर दिया है माइनस, और hello3 में हमने कर दिया है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, hello3 में कर दिया है मल्टीप्लीकेशन। तो ये हमारे पास 3 अलग अलग हमारे पास मेथड आ चुका है। और इस तीनों मेथड को हमें कहाँ पे है, ये तीनों मेथड क्लास ए के अंदर में है। ठीक है, तो अब मुझे hello1 hello2 hello3 तीनों को कॉल करना पड़ेगा। तो 3 मेथड है, तो आप ये मत समझना कि हमें 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, नहीं। आप एक ही ऑब्जेक्ट बनाओ और एक ही ऑब्जेक्ट से यू कैन कॉल ऑल दीज 3 मेथड्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट तो बनाया हुआ है और इसी से मैं किसको कॉल कर रहा हूँ, 1, 2 एंड 3 को मैंने कॉल कर दिया। ठीक है, चलिए तो अभी आपने यहाँ पे देखा कि इस तरीके से मैंने hello1 hello2 hello3 को मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। और अब आप इसको रन करके आप देखिए, इसको मैंने कंपाइल किया और अभी इसको मैं रन करता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे सम भी आ गया, सब्ट्रैक्शन भी आ गया और मल्टीप्लीकेशन भी आ गया। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आया होगा कि आप एक क्लास के अंदर आप एक मेथड रख सकते हो और उस मेथड को जितनी बार चाहो उतनी बार कॉल कर सकते हो, प्लस आप एक ही क्लास के अंदर में मल्टीपल मेथड आप बना सकते हो। यहाँ पे जस्ट मैंने आपको फॉर एग्जांपल बताया कि 3 मेथड्स रखा, बट आप जितना चाहो उतना मेथड आप बना सकते हो। तो ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना मेथड आप यहाँ पे बना सकते हो, ये आपके रिक्वायरमेंट पे सब कुछ डिपेंड करता है। बट कंपलसरी आपको ऑब्जेक्ट बना के ही, ऑब्जेक्ट में डॉट ऑपरेटर यूज करके ही इस मेथड को कॉल करना है। और पैरामीटर पे जरूर आपको ध्यान देना कि कितना पैरामीटर डिक्लेयर किया गया है। अगर यहाँ पे 2 पैरामीटर है तो 2 वैल्यू पास करना होगा, एक है तो एक, इस तरीके से। आई होप कि क्लियर होगा, प्लीज मुझे कंफर्म करेंगे एक बार, यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है कि आप एक क्लास के अंदर में मल्टीपल मेथड आप बना सकते हैं, यस और नो। नहीं, आप जितना चाहें, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है क्या कि अगर हम एक क्लास है इसके लिए हम एक ही ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, आपको जितना चाहिए उतना आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप देखिए, मैंने ये बताने की कोशिश किया कि अगर आपने एक ही क्लास के अंदर हमारे पास 3 मेथड है तो आपको 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, बट आप चाहो तो बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लीजिए अभी मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है,
मैंने फिर से आपने, लेकिन ऑब्जेक्ट का नाम अलग अलग होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम क्या दे दिया मैंने, AO2 दे दिया है। मैंने फिर क्या रखा, AO3 इक्वल्स टू न्यू A, ठीक है। अब आप यहाँ पे चाहो तो फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट से hello1 को कॉल कर दिया, AO2 वाले से hello2 को कॉल कर दिया, AO3 से मैंने hello3 को कॉल कर दिया। आई होप कि अभी जिनका डाउट था अब उनको भी क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे आप एक ही क्लास के लिए जितना चाहो उतना ऑब्जेक्ट बना सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्ट का नाम अलग अलग देना जरूरी है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली किसको, कौन से ऑब्जेक्ट से किसको कॉल करना चाहते हो आप कॉल कर सकते हो। आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आउटपुट बिल्कुल सेम उसी तरीके से आएगा। मैं यहाँ पे आपको कंपाइल करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे कि सब कुछ ठीक है और आउटपुट बिल्कुल उसी तरीके से आता है। तो यहाँ पे इतना लेंथी करने की कोई जरूरत था नहीं, इसलिए मैं आपको क्या बता रहा था कि अगर एक ही क्लास के मेंबर को एक्सेस करना है तो एक ही ऑब्जेक्ट से जब हो सकता है तो हम अलग अलग ऑब्जेक्ट क्यों बनाएं। बट अभी आप में से किसी का एक क्वेश्चन था कि ऐसा कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। आप एक ही क्लास के लिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट चाहो तो डेफिनेटली आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, बट ऑब्जेक्ट का नाम अलग अलग होना चाहिए, इस बात पे आपको ध्यान रखना कंपलसरी है। यहाँ तक अब किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यस और नो, क्लियर है सभी चीज की। एक क्लास के अंदर मल्टीपल मेथड बना सकते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट से सभी मेथड को कॉल किया जा सकता है, एक ही क्लास के लिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है, और एक ही मेथड को जितनी बार चाहो उतनी बार कॉल कर सकते हो। यही तो एडवांटेज होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स का। अभी आप देखो, अभी हमारे पास सिर्फ दो क्लास है, क्लास ए और एक मेन क्लास हमारे पास जिसके पास मेन मेथड है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पे क्लास ए को क्लोज कर दिया मैंने, क्लास ए को यहीं पे क्लोज कर दिया मैंने। तो अब अगर मैंने क्लास ए को क्लोज कर दिया तो हम किस तरीके से यहाँ पे करेंगे वो आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि स्टैटिक क्या है, प्राइवेट कैसे होता है, और किसी भी मेथड को हम प्राइवेट नहीं बनाएंगे, ठीक है। अभी जो आपका क्वेश्चन था, अगर प्राइवेट अगर आपने कर दिया तो बाहर से हम कॉल ही नहीं कर पाते हैं, और कॉल ही नहीं कर पाएंगे तो इसका, इस मेथड को बनाने का कोई एडवांटेज नहीं होता है। तो हम लोग पब्लिक और प्राइवेट जो होता है बाय डिफॉल्ट मेथड को हमेशा पब्लिक ही रखेंगे। प्रोटेक्टेड हम रख सकते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस के टॉपिक में कि प्रोटेक्टेड क्या होता है, एक्सेस मॉडिफायर के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और प्राइवेट तो बिल्कुल हम नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर आपने प्राइवेट अगर कर दिया, मान लो ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो कि फिलहाल यहाँ पे ऐसे ऐसे करता हूँ, अभी जो प्रोग्राम हमने रन किया था, हमने क्या लिखा है, पब्लिक लिखा है, मैंने यहाँ पे कर दिया प्राइवेट। अगर आप इस मेथड को प्राइवेट कर देते हो तो आप बताओ कि प्राइवेट का मतलब क्या होता है, कि सिर्फ इसी क्लास में इसका यूज होगा, बाहर से इसे कोई कॉल नहीं कर सकता है। और अगर ये बाहर से इसको कोई कॉल नहीं करेगा तो आउटपुट आपको इसके अंदर जो भी चीजें आपने लिखा है वो प्रिंट होगा, यस और नो में आंसर कीजिए मुझे, खासकर जिनका क्वेश्चन था ये। क्या अगर इस मेथड को मैंने प्राइवेट कर दिया तो इस मेथड को बाहर से कॉल नहीं किया जा सकता है, और अगर इसे बाहर से कॉल नहीं किया जा सकता है तो आउटपुट हमें आएगा ही नहीं। और अगर मैं यहाँ पे अभी आपको यहाँ पे जब रन करोगे तो आपको कंपाइल टाइम में ही आपको एरर आपको दिखा देगा। और यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, hello1 has private access in A, so we cannot we cannot call with the object AO dot hello, बाहर से आप इसको कॉल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मेथड को हमेशा हम क्या रखेंगे, पब्लिक ही रखेंगे, तभी तो बाहर से कॉल किया जा सकता है, क्लियर है। लेकिन इसके बारे में और भी हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। चलिए अभी हम कुछ और मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अभी हमने क्या किया, इस क्लास ए को यहीं पे क्लोज कर दिया और दूसरा क्लास क्रिएट किया क्लास बी, और यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे क्लास बी को क्लोज कर दिया, यानी अब हेलो टू क्लास बी का मेंबर है, क्लास सी। अब ये जो है हमारे पास जो हेलो थ्री है वो सी का मेंबर है। अब आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि इफ यू वांट टू एक्सेस हेलो थ्री मेथड, सो यू हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट फॉर व्हिच क्लास, कौन से क्लास के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अगर हेलो थ्री को एक्सेस करना है तो क्या हम क्लास ए के ऑब्जेक्ट से हेलो थ्री को एक्सेस कर सकते हैं, यस और नो, प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। मेरा क्वेश्चन क्या था कि अगर मुझे हेलो थ्री को कॉल करना होगा तो हम ऑब्जेक्ट किसके लिए बनाएंगे, यस बिल्कुल सही है, जिस क्लास के का मेंबर है उसी क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे, दूसरे के ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिक्योरिटी भी थोड़ा सा इनेबल हो रहा है, यानी ये हेलो थ्री को एक्सेस करना है तो आपको सी के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, हेलो टू को एक्सेस करना है तो बी के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, हेलो वन को एक्सेस करना है तो ए के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मतलब इस केस में भी आपको तीनों क्लास के लिए सेपरेट सेपरेट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे रखा, ये ए के लिए ऑब्जेक्ट था, ये हमने बी के लिए ऑब्जेक्ट बना दिया, यहाँ पे सी के लिए ऑब्जेक्ट ने बना दिया, और उसके रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट से सभी मेथड को आप कॉल कर दो। यहाँ पे मैंने क्या रखा, bo डॉट हेलो टू, यहाँ पे co डॉट हेलो टू, यानी उसके रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट से ही कॉल किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि एक ही ऑब्जेक्ट से हम बी को कॉल कर लें, ऐसा यहाँ पे नहीं किया जा सकता है।
ठीक है, चलिए तो अब इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद इसको हम कंपाइल करते हैं। हमने यहाँ पे कंपाइल किया और हमने रन किया, आप देख सकते हैं आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं है, आउटपुट आपको सेम उसी तरीके से आ रहा है। बट पहले जो था, हमने यहाँ पे जो कुछ भी हमने पहले जो किया था, अभी आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा कि पहले हमने एक ही क्लास के अंदर किया था और अभी मैंने अलग अलग क्लासेस बना के और ये सारा चीज यहाँ पे किया, ये प्रोग्राम आपके लिए सेव कर दिया मैंने। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा कि मल्टीपल जितना क्लासेस चाहो उतना क्लासेस आप बना सकते हो, एक क्लास के अंदर जितना चाहो उतना मेथड बना सकते हो, एक ही मेथड को जितनी बार चाहो उतनी बार आप कॉल कर सकते हो, लेकिन पब्लिक लिखना यहाँ पे जरूरी है। पब्लिक नहीं होगा तो मैंने आपको बताया कि क्या प्रॉब्लम होता है। अब अगर यहाँ तक अगर क्लियर है तो अब हम बात करते हैं क्या कि अभी तक जो भी आपने सीखा है उसका अगर इम्प्लीमेंटेशन मुझे यहाँ पे करना हो, लेकिन उससे पहले एक चीज और मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा। देखिए, किसी भी मेथड का रिटर्न टाइप के बारे में बात करते हैं कि वॉइड का मतलब आप सब लोग क्या जानते हो कि कुछ रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, आपने प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में काफी डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास इंटीजर है, बाइट है, शॉर्ट है, इंट है, फ्लोट है, बुलियन है, बहुत सारे डेटा टाइप है हमारे पास। ठीक है, तो आप जो भी डेटा टाइप है उसको एज ए रिटर्न टाइप आप यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने यहाँ पे वॉइड की जगह पे इंटीजर लिखा, तो ये इंटीजर क्या है, यहाँ पे ये रिटर्न टाइप होगा किसका, इस मेथड का रिटर्न टाइप है। पहले क्या था, वॉइड था, वो भी रिटर्न टाइप था बट वो कुछ रिटर्न नहीं करता था। बट इफ यू आर यूजिंग इंटीजर इट मींस इट विल रिटर्न समथिंग। अब समथिंग का मतलब क्या कि इंटीजर में ही ऑब्वियसली रिटर्न करेगा, क्यों, तो यहाँ पे ये कैसे आप डिसाइड करोगे कि यहाँ पे इंटीजर ही होना चाहिए, तो ये डिपेंड करता है कि पैरामीटर में किस तरह का वैल्यू है। अगर पैरामीटर में दोनों इंटीजर में है तो ऑब्वियसली दोनों का कैलकुलेशन होने के बाद इंटीजर में ही आउटपुट आपको दिखाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, इंटीजर। लेकिन जब भी इंटीजर अगर आप रिटर्न टाइप अगर आप यहाँ पे लिख देते हो, उस केस में क्या करना पड़ेगा, आप इस तरीके से नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे एक कंपलसरी तौर पे एक कीवर्ड यूज करना होता है, रिटर्न। ठीक है, रिटर्न, और ये पार्ट मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। ठीक है, यानी जैसे ये मेथड कॉल होगा इट विल रिटर्न एक्स प्लस वाई, और रिटर्न कीवर्ड आपको तभी लिखना है जब किसी भी मेथड का यहाँ पे रिटर्न टाइप आप देते हो, यानी वॉइड के अलावा कुछ और लिखते हो तो डेफिनेटली आपको रिटर्न कीवर्ड लिखना पड़ेगा। आई होप कि ये चीज समझ में आ रहा होगा, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए यहाँ तक कि अगर वॉइड लिखा तो उसमें रिटर्न कीवर्ड हम यूज नहीं करते हैं, बट इंटीजर है मींस इट विल रिटर्न समथिंग, और यहाँ पे ये रिटर्न करके आपको आंसर तो आपको दिखाएगा। लेकिन अब आप बताओ कि अगर सभी में इसी तरीके से मैंने कर दिया, यहाँ पे भी मैंने क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे भी इंटीजर लिख दिया, तो यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा, हमें रिटर्न लिखना पड़ेगा, और ये पार्ट में यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ पे भी क्या होगा, वॉइड की जगह पे इंटीजर लिख दिया, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम रिटर्न लिख देंगे, और यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्लास ए है, क्लास बी है और क्लास सी है। ठीक है, तो देखिए मैं ये बता रहा था कि रिटर्न टाइप का मतलब क्या, मैंने बताया कि वॉइड जो था, वॉइड को हम क्या कहते हैं, ये कुछ रिटर्न नहीं करता है, तो वॉइड की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारे पास डेटा टाइप है इंटीजर, फ्लोट, डबल, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, इंटीजर। इंटीजर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो आपको कंपलसरी उसमें आपको रिटर्न कीवर्ड आपको लिखना पड़ेगा, और रिटर्न और जो भी कैलकुलेशंस करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। आई होप डाउट किसी का था, क्लियर है, यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए, क्लियर है जो मैंने भी आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीजर अगर है तो रिटर्न कीवर्ड लिखना है, वाइड है तो इंटीजर रिटर्न कीवर्ड वहां पे हम नहीं लिखेंगे। सिंपल सा आपको समझना है इस तरीके से। ठीक है, तो अब मुझे आप लोग बताओ कि अभी क्लास ए के अंदर में हेलो वन मेथड है, हेलो टू मेथड है, सब में मैंने यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड तो यूज कर दिया है, और यहाँ पे सबके लिए ऑब्जेक्ट भी बनाया हूँ और सबको कॉल भी कर रहा हूँ। अब इसको रन करेंगे, आउटपुट हमें आएगा या आउटपुट नहीं आएगा, आप लोगों से क्वेश्चन। यहाँ पे अगर हेलो थ्री को कॉल किया जाए तो ये आपको रिटर्न क्या करेगा, एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर मैंने इसको कंपाइल किया तो आप देखेंगे सब कुछ यहाँ पे ठीक आ रहा है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आया, और जब मैं इसको रन करता हूं तो आपको आउटपुट कुछ नहीं आएगा। आउटपुट नहीं आने का रीजन क्या है, आउटपुट नहीं आने का रीजन क्या है, कोई बता पाएगा यहाँ पे कि आउटपुट क्यों नहीं आया, एरर तो आपको कुछ दिखाया नहीं, आउटपुट क्यों नहीं आया, कोई बता सकता है क्या। यस बिल्कुल सही बता रहे हैं आप में से, कोई तो बता रहे हैं यस बिल्कुल, क्योंकि हमने सिस्टम डॉट आउट मैंने लिखा ही नहीं है ना। क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा हेलो वन को कॉल किया, मैंने जो दो वैल्यू दे दिया 104 एंड 20, ये 104 एंड 20 कहाँ जा रहा है, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, इंटरनली कैलकुलेशन भी हो गया, लेकिन डिस्प्ले तभी होगा जब सिस्टम डॉट आउट आप लिखते हो, तो सिस्टम डॉट आउट तो हमने कुछ लिखा ही नहीं है ना, समझ में आ रहा होगा।
ठीक है, तो यस जेवीएम को हमेशा हम वाइड रिटर्न करते हैं, क्योंकि जेवीएम को थोड़ा ना मुझे कोई वैल्यू देना होता है, ठीक है, इसलिए। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे रिटर्न हमने लिखा है, तो हमें यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट तो लिखा नहीं है, तो वो पार्ट हम कहाँ पे लिखेंगे? अब देखो आप, मैं डायरेक्टली, आप कैलकुलेशंस तो ऊपर हो रहा है, और मैं यहाँ पे जो मेथड को मैं कॉल करता हूँ ना, इसी मेथड को यहाँ पे मैं मेथड को जो कॉल कर रहा था वहीं पे मैं डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे दे दिया क्या कि सम इज कॉन्केट कर दिया, और यहाँ पे ऐसे किया, यानी हमने मेथड को कॉल भी मैं कर रहा हूँ, और साथ साथ यहीं से सिस्टम डॉट आउट को मैं यहाँ से ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये हेलो वन जो कॉल होगा वैल्यू भी देगा, और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट में आपको प्रिंट भी करके आपको दिखा देगा। अभी अब आप देखो, पहले हमने इसी मेथड को कॉल किया करते थे, बट इसी को मैंने सिस्टम डॉट आउट के अंदर मैंने रख दिया है। और अब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल कीजिए, मैंने इसको कंपाइल किया और रन किया, अभी आप देख सकते हो सम इज 124 आपको दिखा रहा है, लेकिन बाकी दोनों में आपको लिखना जरूरी है। तो हम कैसे यहाँ पे लिखेंगे, इसे आप यहाँ पे समझिए कि कैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसी को मैंने सिस्टम डॉट आउट को ही मैंने फिर से यहाँ पे कॉपी कर लिया, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे मैंने डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे बीओ सीओ बाकी सब ठीक है, इसको आप यहाँ पे पैरेंथेसिस को क्लोज कर दीजिए, ठीक है। तो अभी सभी को मैंने यहाँ पे सिस्टम डॉट यहाँ पे दे दिया है, और अब आप इस प्रोग्राम को आप कंपाइल करते हैं और आप रन करते हैं, सभी का आंसर आपको बिल्कुल उसी तरीके से आएगा। आई होप कि अभी आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। मुझे कंफर्म करेंगे क्या कि आपको ये चीज समझ में आया होगा कि किसी भी मेथड को लिखने से पहले हमें यहाँ पे कब वाइड और कब इंटीजर हमें लिखना है। अब हर तरह से मैंने आपको बताने की कोशिश किया। यहाँ पे फ्लोट भी लिखा जा सकता है, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग भी लिखा जा सकता है। मैं एक करके आपको दिखा देता हूँ, देखो अभी मैं यहाँ पे बाकी की क्लासेस यहाँ पे हटा देता हूँ और सिंपल सा प्रोग्राम को यहाँ पे रखता हूँ। देखिए अभी अगर मान लीजिए क्या कि मैंने यहाँ पे क्या रखा कि यहाँ पे मैंने रिटर्न टाइप रखा स्ट्रिंग, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नाम दे दिया सो, ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रिंग है तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्ट्रिंग में डेटा पास करना होगा, और मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे नेम को मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। कोई जरूरत ही नहीं है ना, अगर आप वाइड यूज करते हो तो वहीं पे आप लिख सकते हो, तो नीचे से लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा, रिटर्न नेम, यहाँ पे क्या रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग, क्यों स्ट्रिंग है, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग में ही रखा था डेटा, इसलिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मेथड का नाम क्या है सो, और ये मेथड कॉल होगा तो रिटर्न क्या करेगा, नेम रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि अभी इस मेथड को मैं कॉल करता हूँ, अभी आप देखें क्या कि मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट में डॉट ऑपरेटर यूज करते हुए मैंने सो मेथड को कॉल कर दिया। जैसे सो मेथड को कॉल करेंगे ये क्या रिटर्न करेगा, नेम, लेकिन आपको पता है कि अभी आउटपुट आपको कुछ नहीं देगा ये, है ना, आउटपुट तो कुछ आएगा नहीं। मैं यहाँ पे कंपाइल करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कंपाइल किया, एक सेकेंड, यहाँ पे एक मेथड का नाम हमने क्या रखा है, सो रखा है, ऑब्जेक्ट का नाम हमने ए एओ इक्वल्स टू न्यू ए, और यहाँ पे पब्लिक स्ट्रिंग सो नाम का मेथड है, स्ट्रिंग नेम यहाँ पे क्या एरर दिखा रहा था, सो मेथड फॉर्मल, अच्छा एक सेकंड देखो, अभी मैंने यहाँ पे क्या मिस्टेक किया, यहाँ पे स्ट्रिंग में एक पैरामीटर था, मैंने पैरामीटर में वैल्यू दिया ही नहीं है ना, राइट, तो इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम दिखा रहा है। इसलिए मैं इस चीज पे आपको बता रहा था क्या, इस बात पे आपको ध्यान देना है कि पैरामीटर में अगर एक वैल्यू है यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है तो आपको एक वैल्यू देना जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया, और स्ट्रिंग में डबल कोट में वैल्यू पास करते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया इंडिया, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे इंडिया लिखता हूँ तो ये इंडिया कहाँ जाएगा, इस नेम में जाके स्टोर होगा, और ये मेथड कॉल होगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, नेम रिटर्न करेगा, लेकिन आउटपुट अभी आपको यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। मैंने इसको कंपाइल करते हैं, सब कुछ ठीक है, और रन करके आप देखो ब्लैंक आउटपुट आ रहा है। तो इसको हम अगर प्रिंट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, ये जो मेथड यहाँ पे जो मैंने लिखा है, जो मैं कॉल कर रहा हूँ, इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल के अंदर आप यहाँ पे लिख दो, है ना। और मैं कुछ इस तरीके से लिख दिया क्या कि वी लिव इन, ऐसे करके इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। तो मैसेज क्या आएगा, वी लिव इन, और इंडिया उसमें जाएगा, रिटर्न करेगा नेम की जगह पे इंडिया। और अब आप इस प्रोग्राम को आप कंपाइल कीजिए और अब रन कीजिए, वी लिव इन इंडिया। समझ में आ रहा है चीजें, कि अभी आपको किसी भी मेथड से पहले हम यहाँ पे मेथड का जो नाम है आप अपने अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो। पैरामीटर के बारे में मैंने आपको बताया, रिटर्न टाइप यहाँ पे क्या क्या लिखा जा सकता है, तो जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, सभी का आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। अगर कुछ नहीं है तो वाइड आपको लिखना होगा, ठीक है। वाइड का अगर वाइड लिखते हो तो उसमें रिटर्न कीवर्ड कंपलसरी तौर पे नहीं होगा,
लेकिन वाइड नहीं है, दूसरा कुछ भी आप इंटीजर, फ्लोट, डबल, बाइट, स्ट्रिंग कुछ भी आप लिखते हो तो उसके अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पे रिटर्न कीवर्ड लिखना पड़ेगा। और पब्लिक मतलब एक्सेस मॉडिफायर के यहाँ से कॉल करेंगे तो इसको कॉल किया जा सकता है, दूसरे क्लासेस को कॉल किया जा सकता है, इस पर्पज से यहाँ पे पब्लिक लिखा जाता है। क्लियर होगा? अभी आपको क्लास समझ में आ रहा होगा कि क्लास हम क्यों बनाते हैं, उसके अंदर मेथड क्यों बनाते हैं, ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं, उसको हम कॉल अलग अलग तरीके से किस तरीके से कर सकते हैं, एक एक कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन आपको किया है। अब बात करते हैं कि अभी तक जितना भी कोडिंग आपने किया है इससे पहले, उस सभी प्रोग्राम को अगर आप चाहो तो एक साथ आप मर्ज कर सकते हो। कैसे? जैसे मान लीजिए कि मैंने एक मेथड बना दिया, यहाँ पे मैंने बना दिया क्या, लूप 1, मेथड का नाम दे दिया कुछ भी, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, मैंने फॉर लूप का कोडिंग कर दिया। फॉर लूप आप लोग जानते हैं, मैंने यहाँ पे i = 1 रखा, i > 10 कर दिया और i ++ कर दिया, है ना। लूप के बारे में ऑलरेडी काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने क्या रखा, सिस्टम डॉट आउट के अंदर में println के अंदर में मैंने बोल दिया क्या कि ये फॉर लूप का आउटपुट है ना। और यहाँ पे मैंने i को प्रिंट कर दिया, एक ये हमारे पास हो गया, ठीक है। चलो इसी मेथड को मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे दूसरा मेथड बना दिया जिसका नाम दे दिया क्या, लूप 2। अच्छा, इसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, इसका नाम देता हूँ कि पैटर्न। कल जो कुछ भी मैंने पैटर्न अगर प्रिंट करना हो तो पैटर्न आप प्रिंट कर सकते हो, या जो भी आप चीजें करना चाहते हो। चलो मैं यहाँ पे दे दिया लूप 2 नाम दे दिया, ठीक है। लूप 2 अगर नाम देता हूँ और यहाँ इसको मैं चाहता हूँ क्या कि फॉर लूप नहीं व्हाइल लूप के साथ काम करना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इंटीजर x ले लिया, x की वैल्यू 1 दे दिया, व्हाइल लूप लगा दिया कि x > 10 यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया, है ना। और ये हमारा है कौन सा लूप है, व्हाइल लूप है, और यहाँ पे x को प्रिंट कर दिया, यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया, है ना। ये व्हाइल लूप के बारे में ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से हो गया, इसी को मैंने कॉपी कर दिया, एक और बना दिया मैंने, ये लूप 3 हो गया। और इसको मैं डू व्हाइल में कन्वर्ट कर देता हूँ। डू व्हाइल का सिंटैक्स आप लोगों को अच्छी तरीके से याद होगा क्योंकि मैं ऑलरेडी काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसके बारे में। ये हमारे पास डू व्हाइल मैंने यहाँ पे लिखता हूँ कि डू व्हाइल का आउटपुट यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लूप 1 फॉर लूप, इसको कॉल किया तो व्हाइल लूप, ये कॉल हुआ लूप 3 तो हुआ तो डू व्हाइल लूप, ठीक है। और भी जितने भी चीजें अभी आपने प्रोग्राम किया है, अगर आप एरे आपका करना चाहते हो तो चलो ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक और मैंने यहाँ पे मेथड बना दिया, इसका नाम देता हूँ ARR1, है ना। और इसके अंदर मैं एरे का चीजें मैं कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको कल बताया था। अगर लास्ट सेशन में हमने अगर एरे के बारे में डिस्कस किया ही है, तो अगर आप यहाँ पे देखो क्या कि मैंने x रखा और कुछ इस तरीके से 1D एरे में मान लो कि 10, 20, 30, 40, 50 रखा। इसका मुझे जस्ट लेंथ फाइंड करना हो तो डायरेक्टली हम कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि इसके बारे में काफी डिटेल में बता चुका हूँ। मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ क्या कि लेंथ ऑफ एरे इज कितना हो जाएगा, x डॉट लेंथ, राइट। इस तरीके से लेंथ बता देगा। और भी जितने भी चीजें आप करना चाहते हो, जितने भी कोडिंग करना चाहते हो, अलग अलग मेथड बनाओ, उसके अंदर वो कोडिंग डाल दो। यानी पूरा अभी तक आपने जितना सीखा है आप एक ही प्रोग्राम में करके आप देख सकते हो। तो क्लास ए के पास कितना मेथड हो गया, लूप 1, लूप 2, लूप 3 और ARR1। अब आपको क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट बनाना होगा, यानी क्लास ए के लिए ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो आप ऑब्जेक्ट बना लो, ऑब्जेक्ट हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है और इसी से हमने कॉल कर देंगे क्या, लूप 1 को कॉल कर दिया, एओ डॉट लूप 2 को कॉल कर दिया, एओ डॉट लूप 3 को कॉल कर दिया, एओ डॉट क्या था नाम था, अच्छा केस सेंसिटिव ये नाम होता है, तो जैसा आपने लिखा है उसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैं लिखा हूँ कैपिटल ARR1 लिखा हूँ, अगर आपने स्मॉल लिखा तो वो नहीं काम करेगा, इस बात को ध्यान देना। ARR1 को मैंने कॉल कर दिया, सभी ऑब्जेक्ट बनाया और सभी मेथड को कॉल कर दिया। अब इसको आप सेव कीजिए और आप देखो रन करके कि प्रॉपर तरीके से ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसको हमने कंपाइल किया, सब कुछ ठीक है और रन किया, देख लो आप यहाँ पे फॉर लूप 1 to 10 आ गया, व्हाइल लूप 1 to 10 आ गया, डू व्हाइल 1 to 10 आ गया, और एरे का जो लेंथ था वो भी आपको यहाँ पे 5 दिखा रहा है। समझ में आया, यस और नो। यानी आप जितने भी प्रोग्राम करना चाहो सभी प्रोग्राम एक ही में करके आप देख सकते हो, और ये आप लोगों का असाइनमेंट होगा क्योंकि आपको करना यही है कि आपने जितना भी प्रोग्राम पहले जो आपने किया है सभी प्रोग्राम को आप एक ही प्रोग्राम में आपको करना है। अच्छा, आप अलग अलग क्लासेस में भी कर सकते हो, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक क्लास क्लोज कर दिया, यहाँ पे दूसरा क्लास क्रिएट कर दिया है, लूप 2 को मैंने कहाँ पे रख दिया, लूप 2 को बी में रख दिया, ठीक है। यहाँ पे क्लास सी रखा, क्लास सी में लूप 3 को रख दिया, ठीक है।
यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद फिर क्लास डी ले लिया और डी के अंदर में इसको रख दिया। अभी आपको क्या करना होगा कि 4 क्लास है, ए बी सी डी, सभी के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बी के लिए ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने, सी के लिए ऑब्जेक्ट बना दिया हमने, डी के लिए ऑब्जेक्ट बना दिया हमने, ठीक है। अच्छा, डी के लिए ऑब्जेक्ट डी ओ मत लिख देना, क्योंकि डू लिखोगे तो डू व्हाइल का इनबिल्ट कीवर्ड है, तो इसलिए जो इनबिल्ट कीवर्ड है उसको एज ए वेरिएबल या ऑब्जेक्ट का नाम हम यूज नहीं करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ डी लिख रहा हूँ, ठीक है। और फिर उसके ऑब्जेक्ट से आप सभी को कॉल कर दो, ये बी ओ हो गया, ये सी ओ हो गया, सी का ऑब्जेक्ट, और ये डी का ऑब्जेक्ट ए हो गया। और आउटपुट आपको बिल्कुल सेम उसी तरीके से आने वाला है ना। यहाँ पे इसको कंपाइल कीजिए और इसको रन कीजिए, सेम उसी तरीके से आउटपुट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, किसी चीज को आप चाहते हो कि 2 बार रन करना चाहते हो, मान लो कि आप चाहते हो क्या कि ये जो लूप 3 जो है ना, वो आप 3 बार चाहते हो, तो 3 बार कॉल कर दो आप, ठीक है। मैंने लूप 3 को 3 बार कॉल कर दिया, यानी लूप 3 मतलब क्या, यानी डू वाले वाला जो पार्ट है वो 3 टाइम्स आपको एग्जीक्यूट करके दिखाएगा, यानी आपका काम इतना आसान कर देगा। अभी देखो यहाँ पे कंपाइल किया और रन किया, अभी आप देखो यहाँ पे डू व्हाइल में, यहाँ पे स्टार्टिंग से देखो, फॉर लूप एक बार आया, व्हाइल लूप एक बार आया, और देखो डू व्हाइल 1 to 10 आ गया, और फिर से दोबारा आया 1 to 10, फिर तीसरी बार आया 1 to 10। आ रहा है समझ में। और फिर लेंथ आपको यहाँ पे प्रिंट किया, तो कौन से मेथड को कितनी बार आपको जरूरत है उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे इस चीज को आप कर सकते हैं। आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप एक ही क्लास के अंदर रखो, अलग अलग क्लास के अंदर रखो। अलग अलग क्लास के अंदर रखना ज्यादा सही होता है कि अगर आपको कुछ भी बाद में चेंजेस करना होगा तो सिर्फ उसी क्लास में जाओगे, आप चेंजेस आराम से आप कर सकते हो। क्लियर है। और क्लास क्यों अलग अलग बनाते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या होता है कि आपको अगर मान लो एक प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, तो सभी डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग क्लासेस आप बना के उसमें उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोडिंग करते हो। तो फ्यूचर में अगर आपको कुछ भी अपडेट करना होगा तो पूरा प्रोग्राम आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको बोला गया कि HR डिपार्टमेंट में जो कोडिंग है उसको सही कर लो, आप डायरेक्टली उसी पर्टिकुलर फाइल को ओपन करोगे, उसको आप कोडिंग को सही कर लेते हो। जैसे आप मान लो कि स्कूल और कॉलेज में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे जो क्लासेस बने होते हैं, है ना, ऐसा तो नहीं होता है ना कि सभी स्टूडेंट्स जो है सबको एक साथ एक हॉल में बैठा दिया जाता है और कॉमन टीचर पढ़ाते हैं, ऐसा तो नहीं होता है ना। क्लासेस क्यों बनाए गए, क्योंकि क्लास 1 अलग है, क्लास 2 अलग है, सभी का सिलेबस अलग अलग हो, तो आराम से उसको मैनेज किया जा सके। समझ में आ रहा है कि क्यों क्लासिफिकेशन जरूरत है। समझ में आ रहा है, यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए कि क्लास हम क्यों बनाते हैं। हम एक ही क्लास में कोडिंग किया किया जा सकता है, लेकिन अलग अलग क्लासेस बनाने का एडवांटेज क्यों है। आई होप कि अभी आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि इसी सभी प्रोग्राम को हम एक ही क्लास के अंदर रख के बना सकते थे, लेकिन अलग अलग बना के आपको दिखाया ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए कि क्यों हम क्लासेस बनाते हैं। यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सबसे फर्स्ट पार्ट होता है क्लास और सेकंड पार्ट होता है ऑब्जेक्ट। और अभी दोनों चीज को आप बेहतर तरीके से समझते हो कि क्लास के मेंबर को एक्सेस करना हो तो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट बना के ही उसके पर्टिकुलर मेथड को कॉल किया जा सकता है, ठीक है। और इतना पहले आप एक बार आप खुद से कीजिए, इसको अच्छी तरीके से आप समझिए, और उसके बाद फिर आगे का पार्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आई होप जी कि ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और आपका असाइनमेंट क्या होगा, अभी तक आपने इससे पहले जितने भी प्रोग्राम किया है सभी को एक ही फाइल में इसी तरह के अलग अलग क्लासेस बनाओ, और मेन मेथड से एक ही मेन मेथड रखो, और वहां से सभी को ऑब्जेक्ट बनाओ, और जितने भी प्रोग्राम आपने किया है सभी प्रोग्राम को एक ही प्रोग्राम में करके मुझे मेल पे जरूर आप सेंड कीजिए। ये आप लोगों का असाइनमेंट है। आई होप कि कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। क्लियर है सभी लोगों को, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए लास्ट टाइम। ओके है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है।